ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 104 करोड़ 4 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत बचेगा देश। श्रोताओं, जहां एक और राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 18,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कोविड के 16,000 से अधिक नए मामले भी सामने आए हैं। इसलिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना होगा। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा का चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। आपने जनरल सर्जरी में विशेष दक्षता हासिल की है। आपके 100 से ज्यादा पब्लिकेशंस और रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर मिश्रा ने मेडिकल साइंस के ऊपर कई किताबें भी लिखी हैं और डॉक्टर मिश्रा को मेडिकल साइंस में उनके विशेष योगदान के लिए डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मिश्रा, नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर मिश्रा से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, देश ने 104 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन डोज लगाकर इतिहास रचा है। सबसे पहले आप जैसे स्वास्थ्यकर्मी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस अभियान से जुड़कर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया और उनकी सभी शंकाओं और भ्रांतियों को दूर किया। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सिद्धार्थ जी, इस पे तो देश को बहुत गर्व है, हमारे वैज्ञानिकों पे और हमारे जितने भी भारत सरकार को हम ले लें, हम राज्य सरकारों को लें, और जिस तरह से हमारे नीति निर्धारण हुआ और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश का नेतृत्व किया कोविड में, वो अपने में एक असाधारण उदाहरण है सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और इसका हम सबको बहुत गर्व है। और उसकी वजह से आज हमारी जो कोविड के परिपेक्ष में जो हमारी स्थिति है इतनी सुदृढ़ हुई है, जिसको हम इतना जनसंख्या होने के बाद आज देखिए छोटे छोटे देशों के मुकाबले और बाकी कितनी अच्छी हमारी स्थिति बनी हुई है। चाहे हम मृत्यु दर ले लें, चाहे कुल संक्रमण की दर ले लें, चाहे हम इसमें हमारा स्वास्थ्य का जो ढांचा है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था शुरू से, उसके बाद ले लें। ठीक है, कुछ दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन का थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन उसको भी किस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा किया गया, ये अपने में एक असाधारण बात है और इस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। जी। और डॉक्टर मिश्रा, इस समय त्योहारों का मौसम चल रहा है और ऐसे में जब दीपावली का त्योहार भी बहुत ही करीब है, ऐसे में बाजार में काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। हम कोविड से
बचे रहते हुए किस तरह सुरक्षित रहते हुए त्योहारों को मना सकते हैं? बिल्कुल, इसमें हमारे अभी दशहरा निकल के गया है, नवरात्रे होके चुके हैं, तो अब दीपावली आने वाली है। तो हम सबसे यही कहेंगे कि जो हमारी स्थिति अच्छी हुई है वो लोगों के सहयोग से हुई है। पूरे हमारे जितने भी नागरिक हैं देश के जी, उनके सहयोग से हुई है, और इसमें हमें अभी भी सबका सहयोग चाहिए। और उसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि जिसको हम कहते आए हैं पिछले 1.5 साल से, कोविड उचित व्यवहार, कोविड अनुकूल व्यवहार या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं जी, उसकी अभी भी हमें उतनी ही आवश्यकता है जितनी 1.5 वर्ष पहले थी, या जितनी अप्रैल में थी, मई में थी, उतनी ही अभी भी है। और लोग उसको बिल्कुल, और मैं तो ये भी कहता हूं कि क्योंकि अब हमारे उत्तर भारत में सर्दियां शुरू हो गई हैं, जाड़ा टेम्परेचर गिर गए हैं, तो उसमें लोग पोल्यूशन बढ़ जाता है उत्तर भारत में खास तौर से जी। तो आप मास्क लगाएंगे तो पोल्यूशन से भी आप बचेंगे। और ये हमने देखा है, कोविड के पूरे दौरान देखा है कि जो ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी का जो अनुपात है वो कम हुआ, और काफी हद तक मास्क के प्रयोग की वजह से। और दूसरे जो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो भी कम होते हैं। तो ये समझना हम सबको अत्यंत आवश्यक है। जी। और डॉक्टर मिश्रा, आपने जैसे पोल्यूशन की बात की कि बढ़ते जैसे जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, थोड़ा इसमें भी इजाफा होता है। इस समय मौसमी बुखार या आम फ्लू के साथ डेंगू, मलेरिया, इन बीमारियों के मामले काफी संख्या में सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं और इन बीमारियों के क्या कुछ लक्षण होते हैं? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस समय जो इस बार 2021 में अगर हम 2020 के तुलना करें जी, तो इस बार हमको डेंगू का प्रकोप अधिक है। और हम सबको पता है कि डेंगू जो है मच्छरों के द्वारा फैलता है जी। इसमें जो हमारे मॉस्किटो है वो उनकी ब्रीडिंग होती है, और चूंकि बरसात का मौसम होता है तो पानी जगह जगह भराव हो जाता है, और वहां पे मच्छरों का जो संख्या है अधिक हो जाती है, और फिर इसका डेंगू का फैलाव होता है। तो इसमें हमें इससे बचने के लिए हमको खास तौर से मच्छरों से बचना होगा। और ये इस बार जिस तरह से डेंगू सामने आया है उसमें डेंगू भी 4 प्रकार का होता है, डेन 1, 2, 3, 4। और इस बार जो इसका प्रकार है डेंगू 2, वो थोड़ा सा ज्यादा घातक होता है डेंगू 1 के मुकाबले। तो इसलिए हमको इस पर भी काफी लोगों को बचाव, मच्छर से बचेंगे तो डेंगू से बच जाएंगे। जी। और डॉक्टर मिश्रा, इसके क्या लक्षण होते हैं? किसी व्यक्ति को जब बुखार आता है तो कैसे समझे कि ये डेंगू का बुखार है या कोई वायरल फीवर या आम बुखार है? हाँ, ये बहुत प्रश्न उचित है, क्योंकि जब हम किसी भी वायरस के संक्रमण की बात करते हैं, और खास इवन बैक्टीरियल संक्रमण की, जितने भी ये हमारे कीटाणु होते हैं, मलेरिया भी हो, सब में बुखार एक कॉमन, जिसको हम कहते हैं, सबका एक बड़ा लक्षण होता है बुखार का आना। हर वायरल फीवर में, चाहे वो डेंगू का हो, कोविड का हो, या दूसरा जैसे खांसी जिसको हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं उसका बुखार हो, मलेरिया का हो, टाइफाइड का हो, तो सभी में ज्वर या बुखार एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। और हमने ये देखा है कोविड में भी और डेंगू में भी। अब इसमें क्या होता है कि बुखार जब शुरू में होता है तो वो, जैसे कुछ लोगों को कोविड हुआ लक्षण रहित हुआ जी, बहुत कम था। जैसे जुकाम खांसी होता है, जब कुछ कभी कभी बहुत कम होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा होता है, गला बैठ जाता है। और इन्फ्लुएंजा और कोविड में फर्क ये है कि कोविड में लंग्स, हमारे फेफड़े पर असर पड़ जाता है, जिसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। जबकि इन्फ्लुएंजा आमतौर से जो कॉमन इन्फ्लुएंजा है उसमें
हमें खाली खांसी जुकाम होके, गले खराब होके खांसी होती थोड़ी और वो ठीक हो जाता है जी। तो और उसके बाद फिर जब हम डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू में भी तेज बुखार होता है, लेकिन समझना हमको ये पड़ेगा, चाहे हम डेंगू का उदाहरण लें या हम कोविड का उदाहरण लें, डेंगू में भी जब बुखार ठीक हो जाता है तब प्लेटलेट काउंट डेंगू में गिरता है। इसी तरह प्रकार से कोविड में पहले हफ्ते में बुखार रहेगा, शरीर टूटेगा, बदन में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, स्मेल चली जाएगी, कुछ लोगों को दस्त लग सकते हैं और कुछ लोगों को पेट में दर्द हो सकता है जो जीआई सिम्टम्स अगर होते हैं, और इसके अलावा कुछ लोगों को सिर में बहुत दर्द होता है, बदन में बहुत दर्द होता है, यही डेंगू में भी होता है, इसी प्रकार के लक्षण होते हैं। तो ये आम नागरिक के लिए, आम व्यक्ति के लिए इसको अलग करना बहुत आसान नहीं होता। उसको हम फिर आजकल टेस्ट उपलब्ध हैं, डेंगू के भी टेस्ट उपलब्ध हैं, कोविड के भी टेस्ट उपलब्ध हैं। इन्फ्लुएंजा का ऐसा कोई टेस्ट होता नहीं है तो वो स्वतः ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम डेंगू की बात करते हैं तो पहले हफ्ते में बुखार आया, बुखार ठीक हो गया 3, 4, 5 दिन में, 6 दिन में, उसके बाद जब बुखार ठीक होने के बाद फिर क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट गिरता है। तो लोगों को ये समझना बहुत आवश्यक है कि जब बुखार ठीक हो जाए डेंगू में तो ये नहीं समझे कि वो ठीक हो गए, उस समय उनको हाइड्रेशन मेंटेन करने की, पानी शरीर में कम हो जाता है, उससे खून गाढ़ा हो जाता है और उसमें हेमेटोक्रिट एक हम कहते हैं वो बढ़ जाता है, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। तो वो उसके लिए पानी का प्रयोग हमको अच्छे से करना चाहिए और अपना स्वास्थ्य के खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए और वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या हमें लिक्विड डाइट डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा लेनी है अगर हमें डेंगू है? बिल्कुल, पानी और दूसरे पदार्थ, तरल पदार्थ का प्रयोग हमें ज्यादा करना है। उसमें आपका जूसेस भी आ जाते हैं, जो फल के जूस आ जाते हैं, अनार का जूस जैसे आ जाता है, जो भी आप कर सकते हैं। तो तरह तरह के तरल पदार्थ को, जैसे नारियल पानी है उसको पिएं या शिकंजी अपने घर में बना लें, कोई ऐसी वो नहीं है बात, और पानी उबाल लें, साफ पानी उबाल के, और जब वो गुनगुना हो जाए तो उसमें थोड़ा नमक, थोड़ी चीनी डाल के, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप खूब पानी पिए, दिन में 2, 3, 4 लीटर पानी पिए। वैसे भी पीना चाहिए, पानी तो स्वास्थ्य के लिए वैसे भी लाभदायक होता है आमतौर से। जब आपको कुछ भी समस्या नहीं है तब भी पानी का प्रयोग अच्छी मात्रा में सबको करना चाहिए। और कोविड में पहले हफ्ते के बाद लंग्स का जो निमोनिया है वो दिक्कत देता है, जो हमने देखा है पिछले 1.5 साल में। तो उसके लिए भी जो हमारे प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, उनको करना बहुत आवश्यक है, जिससे आपके जो रेस्पिरेटरी रिजर्व है वो बराबर अच्छा बना रहे। इसलिए ज्यादातर लोगों का क्या हुआ कोविड के दौरान कि उनको सांस की तकलीफ हुई। अगर लोगों ने रेस्पिरेटरी रिजर्व अपना ठीक रखा, प्राणायाम किया, अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, स्वतः लेट के, उल्टा लेट के, पेट के बल लेट के, तो वो लोग घर पे रह के ठीक हो गए लोग। और कितने लोगों को मैंने खुद इस बात के लिए समझाया कि आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप ये इस तरह से घर पर कर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और अधिकतर लोग कोविड में भी ठीक हुए हैं, 98% अगर आप देखें मृत्यु दर, अगर कोविड की आप देखें ओवरऑल तो 2% ही रही है, 2 से कम ही रही है। और भारत में भी वही रहा है, दुनिया में भी वही रहा है। जी। और डॉक्टर मिश्रा, धीरे धीरे ठंड ने भी जैसे दस्तक देनी शुरू कर दी है। हम मौसम की बात कर रहे थे और हमने कुछ और चीज़ों की बातें की। ऐसे में ये देखा जाता है कि मौसम में बदलाव के साथ बुजुर्गों को अक्सर तकलीफ हो जाती है। तो हम अपने एल्डरली लोगों के लिए इस बदलते मौसम में किस तरह से उनकी देखभाल कर उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं? बुजुर्ग हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे घर में हैं या हमारे आस पड़ोस में हैं, समाज में हैं, उनको ठंड से बचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में ही देखने में आया है कि सर्दियों में जो हमारे फेफड़ों की तकलीफ है, सांस की जो तकलीफ है, श्वास की जो तकलीफ है वो बढ़ जाती है। जो हवा है वो भारी हो जाती है।
उत्तर भारत में खासतौर से पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, जिससे सभी लोगों को, बड़े बूढ़ों को भी, बच्चों को भी जो सांस की तकलीफ है वो होने लगती है। तो हम एक तो उससे बचें और ठंड से बचें, क्योंकि सर्दी में ये देखा गया है कि एक तो फेफड़ों का संक्रमण, उसके अलावा निमोनिया बहुत कॉमन होता है, विदेशों में बहुत कॉमन होता है। एकदम से मॉर्टेलिटी, जिसको मृत्यु दर कहते हैं, वो बढ़ जाती है एल्डरली पॉपुलेशन में सर्दियों में। इसी वजह से हार्ट अटैक्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, स्ट्रोक्स बढ़ जाते हैं, शरीर पानी कम पीते हैं लोग, उससे खून गाढ़ा हो जाता है, उससे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जिसको कहते हैं, तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संख्या बढ़ जाती है सर्दियों में। तो इसके लिए अपने शरीर को गर्म रखना, ये क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेशन शरीर का छोटे बच्चों में और बड़ों में, बड़े बूढ़ों में मुश्किल होता है मेंटेन करना। बहुत जल्दी टेम्परेचर कम भी हो जाता है, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी बर्दाश्त नहीं है, कम टेम्परेचर भी बर्दाश्त नहीं होता शरीर को, क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेशन जो हमारा ब्रेन के द्वारा होता है उस पर असर पड़ जाता है। तो इसलिए एल्डरली पॉपुलेशन में भी ये समस्या आती है और बहुत छोटे बच्चों में भी ये समस्या आती है। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला की आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा से आप भी हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और आज के डॉक्टर साहब हमारे जो पहले कॉलर हैं बड़ौत उत्तर प्रदेश से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी महेश जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं मालूम करना चाह रहा हूँ जी, हमारी लापरवाही के कारण तीसरी लहर आने की संभावना है। बताइए तीसरी लहर से बच्चों को और खुद को कैसे बचाएंगे? जी डॉक्टर मिश्रा, अगर हम देखें ग्लोबल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो इस समय जैसे रूस हो गया या कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पे अचानक से एक सर्ज कोविड की देखी गई है, इसको लेकर और एक थर्ड वेव को लेकर इनकी शंका को कैसे दूर करेंगे? ये महेश जी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उन्होंने ये पूछा है कि बड़ों वयस्कों के लिए भी और बच्चों के लिए जो कहा जा रहा है आशंका अधिक है तीसरी लहर में संक्रमण, कोविड के संक्रमण होने की, और उसको कैसे रोका जा सकता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। उसके लिए महेश जी हमारे पास उपाय है। जैसे शुरू में मैंने कहा था प्रोग्राम शुरू करने में कि कोविड उचित व्यवहार, कोविड अनुकूल व्यवहार या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते रहना ये नितांत आवश्यक है हम सबके लिए, जिसमें मास्क, दूरी और सफाई, हाथ साफ करने का जो हैंड हाइजीन जिसको हम कहते हैं वो नितांत आवश्यक है। एक तो वो करते रहना पड़ेगा जिससे हमको एक दूसरे से जो संक्रमण होता है वो ना हो, क्योंकि कोविड तो एक दूसरे से ही फैलता है जी। तो डेंगू है वो मच्छर द्वारा फैलता है, मच्छरों से बचाव करना है उसके लिए। दूसरी बात बच्चों की जहां तक बात है तो ये अच्छी बात रही है इस पूरे महामारी में कि बच्चों को बहुत असर नहीं किया है कोविड ने अभी तक, चाहे पहली लहर की बात करें चाहे दूसरी लहर की बात करें। 10% के लगभग बच्चे संक्रमित हुए हैं। अधिकतर बच्चे घर पर रह के ठीक हो गए हैं। बहुत इक्का दुक्का बच्चे को गंभीर कोविड हुआ और हॉस्पिटलाइजेशन की, अस्पताल में जाने की आवश्यकता पड़ी है। तो तीसरी लहर को रोकने के इन दो उपायों के साथ साथ जो अब तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है वो है टीकाकरण। तो बच्चों के लिए तो टीकाकरण अब बन गई हैं, वैक्सीन लगना शुरू भी होंगी, अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी वयस्क हैं उनके लिए टीका उपलब्ध है। और जैसे हमने शुरू में प्रोग्राम की ये बात कही थी आरंभ में, 104 करोड़ हमारे डोजेज लग चुकी हैं, जो अपने में बहुत अप्रत्याशित प्रभावशाली एक उपाय रहा है कोविड से निपटने के लिए। इसमें जो टीके का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि पूरी तौर से अगर ये नहीं भी सुरक्षा प्रदान करता है कोविड के अगेंस्ट, कोविड के खिलाफ, तो हमको गंभीर कोविड होने से बचाता है, हमको अस्पताल में भर्ती होने से बचाता है और संभवतः काफी हद तक हमको ये मृत्यु से भी बचाता है टीकाकरण। तो लगातार सबको महेश जी भी कहें अपने आसपास गांव
कस्बे जहां भी रहते हैं कि लोग आगे से आगे बढ़ के टीकाकरण कराते रहें, जैसे कराते रहे अब तक देश के सभी नागरिक जी। तो उससे हम काफी हद तक इस महामारी से जूझने में सफल हो जाएंगे। जी। और अगला सवाल लेते हैं दिल्ली से गांधीनगर से धर्मवीर जी का। धर्मवीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी नमस्कार जी। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, हम लोग वहाँ रहते हैं। अब आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो लक्षण है बीमारी आने के, जो तीसरी लहर जो अभी जी भी कह रहे हैं, कि हम देखते हैं कि पहले तो बहुत सख्ती थी, लोगों ने अपने आप ही मास्क लगा के जाते थे और पुलिस भी घूमती थी, दुकानों को भी देखती थी, रास्ते में भी चेक करती थी, कौन नहीं जा रहा। पर अब सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से थोड़ी नरमी बरती जा रही है और लोगों ने भी ये उचित नहीं समझा कि मास्क पहनकर दुकानों में बैठे, और लोगों ने भी अपना आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई नहीं पहनता है। दूसरी बात एक और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि समाचार में बोला गया है कि घर घर जाके टीकाकरण करेंगे, इसके लिए क्या व्यवस्था बनाई जाएगी, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये बताइए। इस पे देखिए बहुत आपके प्रश्न बहुत उचित प्रश्न है। दोनों आपने खुद ही अपने प्रश्न का एक उत्तर भी दिया है कि जो लोगों में थोड़ी सी ढिलाई आ रही है मास्क लगाने के प्रति, वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा साधन है जिसको हम कहते आए हैं अब तक कि टीका आने से पहले हम लोग कहते थे कि सबसे बड़ा जो हमारे पास हथियार है वो मास्क है, कि हम मास्क लगाएं। और जब दूसरी लहर आई तो हमने कहा 2 मास्क लगाएं। मैं आज भी 2 मास्क लगाता हूं। मैं गाड़ी में घर से जब बैठता हूं, घर से निकलते ही, और लोगों को इस बात का ये होना चाहिए कि आप जैसे कमीज बिना पहने घर से बाहर नहीं निकलते, मास्क बिना लगाए आप घर से बाहर नहीं निकलेगा कोई भी व्यक्ति। और चाहे शॉपिंग के लिए जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, या कहीं पे किसी छोटी मोटी पार्टी में, बहुत ज्यादा पार्टीज भी अभी नहीं करनी है और बड़ी पार्टियों में तो बिल्कुल नहीं जाना है कि वहां पे संक्रमण होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ये अगर लोग बचाव करते रहेंगे तो तीसरी लहर को काफी हद तक रोक पाएंगे। और दूसरी बात जो आपने कही कि टीकाकरण के बारे में, वो बिल्कुल करते रहना है और लोगों को आगे से आगे घर घर जाने की टीके की जहां तक बात है, वो अभी मैं समझता हूं दिल्ली सरकार ने भी कहा था कि वो घर पे भेजेंगे। अब भेजा कि नहीं भेजा ये नहीं पता है, लेकिन कम से कम घर के नजदीक आजकल सभी जगह पे टीके लग जाते हैं, तो वहां जाके जरूर लगवा लें। और जो लोग प्राइवेट में लगवाना चाहें, जो पैसा खर्च कर सकते हैं, वो प्राइवेट में जाके लगवाएं, तो बहुत लंबी लाइन से भी बच सकते हैं। जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग के पास दिक्कत नहीं है पैसे की, और बाकी लोग सरकार में जाके, सरकारी केंद्रों पे जाके, टीकाकरण केंद्रों पे जाके लगवा सकते हैं। और देखिए 104 करोड़ डोजेज जो लगी हैं वो इसी प्रकार से लगी हैं। और मैंने अपने जीवन में, मेरा 50 वर्ष से ज्यादा का अनुभव है इस मेडिकल क्षेत्र में, और इतने सुचारू रूप से टीकाकरण होते हुए मैंने, ठीक है, स्मॉल पॉक्स का जब हमने 1973 में टीकाकरण किया था, मैं तो मेडिकल स्टूडेंट था उस समय उस समय भी बहुत अच्छा अभियान चला था, इसीलिए स्मॉल पॉक्स को हम लोग इस देश से हटा पाए। इरेडिकेशन हुआ स्मॉल पॉक्स का 1975 में सबके सहयोग से। वही स्थिति लगभग आज मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस समय जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का माध्यम आ गया, ये जो टेक्नोलॉजी का जो एक इसमें उपयोग हुआ है, कोविन एप्लीकेशन का हुआ है, कि आज हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं कि कितने लोगों ने टीका लगवा लिया, कितने लोगों को कोविड हुआ, कितने लोग हमारे आसपास जिनको कोविड संक्रमण है या लक्षण है, उसके कोविन एप्लीकेशन से, आरोग्य सेतु अगर आपने अपने फोन में डाउनलोड किया हुआ है, उससे आपको पता लग जाता। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं ये पहले नहीं थी। तो इतना सुदृढ़ टीकाकरण अभियान जो भारत में चला है, इतनी जनसंख्या होने के बाद, इसके लिए सभी देशवासी बधाई के पात्र हैं, हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं, हमारी भारत सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व रहा है इस पूरे कोविड में, वो अपने में असाधारण रहा है पूरी दुनिया में। इतना कोई भी देश का जो हेड ऑफ द स्टेट है, कहीं और दूसरे देश से आप तुलना करें तो प्रधानमंत्री मोदी की बहुत सारी इस मामले में तारीफ होती है।
बिल्कुल, हमारा देश जो है वो उसने एक मिसाल कायम की है पूरे विश्व के सामने। और लेते हैं अपने अगले कॉलर को, जयपुर चलते हैं, पिंक सिटी राजस्थान, जहां से राहुल यादव जी जुड़ गए हैं। राहुल जी नमस्कार। हाँ जी राहुल जी, सुन पा रहे हैं आप? जी राहुल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब हैं। जय सिया राम डॉक्टर साहब। जय सिया राम। जी राहुल जी बताइए कैसे मेरा हैं आप? रेडियो जी पकड़ा, मैं जयपुर से ही बोल रहा हूँ। मेरी 84 साल की उम्र, मैंने दोनों टीके लगवा लिए, मगर मेरे थोड़ा शरीर में दर्द रहता है। ये क्या है? क्या टीके से होता है या वैसे होता है साहब? 84 साल की उम्र। जी राहुल जी, आपको कितना समय हो गया टीका लगवाए हुए? टीके मेरे को लगाए हो गए, आज मैंने पहला टीका तो लगाया था 26 अप्रैल को और दूसरा टीका लगवाया था 6 अगस्त को। दोनों टीके लगवा लिए और तबीयत थोड़ी भारी रहती है। ये क्यों रहती है? 84 साल की उम्र हो चुकी है, अब लेट ही ना लगूं। ये तो थोड़ा डायरेक्ट बात कराना। जी डॉक्टर मिश्रा, बिल्कुल, ये बहुत आपने देखिए, आपको एक तो बधाई, 84 साल की उम्र होने के बाद भी बिना निडर होके आपने टीका लगवाया। नहीं राहुल जी दिव्यांग भी हैं और हमारे बड़े रेगुलर श्रोता हैं, और एक रेडियो एक ऐसा माध्यम होता है जिससे मतलब लगातार जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से। जी डॉक्टर साहब, तो आप बिल्कुल बहुत स्वस्थ हैं मेरे हिसाब से। शरीर में थोड़ा बहुत दर्द इधर उधर, अब 84 साल पे इसको बिल्कुल हमको उसी प्रकार से लेना चाहिए। ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि टीके का असर है। ये टीका आपका 1 अप्रैल में लगा, दूसरा आपका जुलाई में लगा, तो बिल्कुल भी टीके का वजह से नहीं है ये। और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हम बोलते हैं जोड़ों में, जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे जोड़ों में, उम्र के साथ ये होता है और उसकी वजह से थोड़ा बहुत शरीर में दर्द हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये आपको सलाह दूंगा कि आप जो भी आपके आसपास अगर कहीं पे जाके किसी डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं उनको दिखा के, तो सिर्फ केवल इसलिए कि कोई और बात तो नहीं है, केवल ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसकी दवाई भी उपलब्ध है। वो आपको दवाई दे देंगे, आपका दर्द में भी आराम आ जाएगा और आप पूरी तौर से अपना थोड़ा जो वॉक करना जिसको हम कहते हैं, रोज वॉक करिए, चलिए, उसमें अपने शरीर को थोड़ा सा मोबिलिटी रखने के लिए हम लोग बिल्कुल एनकरेज करते हैं, चाहे कोई भी उम्र हो। अगर आप अस्वस्थ नहीं है और तो उससे भी काफी हमें फायदा होता है। कुछ योग से भी फायदा होता है हमारे जोड़ों में, जब ये दर्द होते हैं तो उससे भी फायदा होता है। और आजकल अच्छी दवाइयां भी उपलब्ध हैं, चाहे आप अगर एलोपैथी पद्धति को मानते हैं वो दवाइयां प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप आयुर्वेदिक पद्धति मानते हैं तो उससे भी लाभ होता है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप किसी अपने आसपास जो भी आपके चिकित्सक हों उनसे सलाह करें और जो उनकी सलाह हो उस प्रकार से आप आगे अपने जो लक्षण है उनका निदान कर सकते हैं। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर मिश्रा, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बहुत संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे? समय थोड़ा कम है। बिल्कुल, मैं संक्षेप में यही कहूंगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड उचित व्यवहार, कोविड अनुकूल व्यवहार, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, ये तो कोविड से बचाव के उपाय हैं जो बिल्कुल हमको बहुत इन्होंने मदद की है पिछले 1.5 वर्षों में कोविड को अपने से दूर रखने के लिए। दूसरा, मच्छरों से बचें तो आपको डेंगू भी नहीं होगा, चिकनगुनिया भी नहीं होगा और दूसरे वायरसेस जो आजकल सिर उठाते हैं वो भी आपको दिक्कत नहीं दे पाएंगे। जी डॉक्टर मिश्रा, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। श्रोताओं, इसी कामना के साथ कि आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।